हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पार्थ एकेडमी देवास के द्वारा यूट्यूब पर पहली बार दक्ष बैच का प्रारंभ किया गया है और दक्ष बैच में हमारी पहली क्लास हो चुकी है। आइए हम लोग क्लास नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। आज हमारी क्लास होगी बेसिकली ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ। दोस्तों, आप सभी के सामने पहला सवाल दे के रखा है और पहले सवाल में यह बोला है कि निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश सहित कुल 36 राज्य हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में यूटी 8 है और भारत में यदि हम लोग राज्य देखें तो हमें 28 हमें भारत में स्टेट दिखाई पड़ते हैं, तो कुल मिलाकर 36 होगा। यह पॉइंट बिल्कुल सही है। कुल भारत में 19 लैंडलॉक भारत में अवरुद्ध है, लैंडलॉक भारत में राज्य है। दोस्तों, यह यहाँ पर गलत होगा क्योंकि यदि हम लोग वर्तमान समय की बात करेंगे, वर्तमान समय में भारत में कुल 20 लैंडलॉक स्टेट पड़ते हैं। 20 लैंडलॉक भारत में स्टेट पड़ते हैं। यह तथ्य हमारा बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों, यहाँ पर देके रखा है कि अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगती है। बिल्कुल, यह पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। यानी हमारा एक ही तथ्य यहाँ पर गलत था। दोस्तों, वर्तमान समय में यदि हम लोग बात करते हैं, वर्तमान में भारत में 8 यूटी है हमारे पास में, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये कब बने? आप लोग कुछ महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आप सबको याद होना चाहिए, ये कब बने। जैसे 1961 में एक बना था दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली बना, दादर नगर हवेली बना। दोस्तों, यह बना था 1961 में। 1962 में हमारे पास में पांडिचेरी बना, पांडिचेरी बना। हमारे पास में 1966 में हमारे पास में चंडीगढ़ बना, चंडीगढ़ बना। फिर उसके बाद में 87 में हम लोगों के पास में दमन व दीव बनता है। दोस्तों, दमन व दीव। दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण यूटी थे जो कब बने। दोस्तों, एक पॉइंट और होना चाहिए, यहाँ पर 31 अक्टूबर और 2019 को हमारे पास में JNK एक नया यूटी बना था। दोस्तों, फिर इसके बाद हमारे पास में यहां तक 2019 तक भारत में यूटी की संख्या दोस्तों 9 तक पहुंच चुकी थी। कहां तक पहुंच चुकी थी दोस्तों? 9 तक। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि भारत सरकार के द्वारा 20 जनवरी और 20 जनवरी 2020 को क्या किया गया, जो दमन व दीव था, दमन व दीव था और दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, इन दोनों को जोड़कर एक ही केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके कारण आज वर्तमान भारत में 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारी सवाल पर चलते हैं। हम लोग क्या देख के रखा है, आप लोगों से चैनल पर यहाँ पर पूछे और आपको सत्य मिलान करना है कि ये 3 महत्वपूर्ण चैनल दिए गए हैं और इन तीनों चैनलों में से एक चैनल सही होगा। कौन सा चैनल सही होगा देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल, जो कि है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। दोस्तों, चैनल आप सबको याद होना चाहिए। जैसे हम लोग देखेंगे 8 डिग्री चैनल, यहां पर देखेंगे हम लोग मालदीव व मिनिकॉय द्वीप के बीच में, मिनिकॉय द्वीप के बीच में हम लोग देखेंगे 9 डिग्री चैनल, यह देखेंगे हम लोग यहां पर मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच में, लक्षद्वीप के बीच में यहां पर देखेंगे दोस्तों 10 डिग्री चैनल, जो कि हम लोगों को पहले से दे के रखा है, जो कि लघु अंडमान, लघु यहां पर अंडमान व कार निकोबार के बीच में, कार निकोबार के बीच में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। दोस्तों, यहां पर कुछ और भी हमें याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहां पर यदि आप लोगों से पूछ लेगा कि पाक स्ट्रेट किसके बीच में पड़ता है, पाक यहां पर स्ट्रेट किसके बीच में पड़ता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए यह भारत व श्रीलंका के मध्य में पड़ता है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य में पड़ता है, तो ये आप लोगों को सबको यहाँ पर दोस्तों याद होना चाहिए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट
सवाल पर चलते हैं दोस्तों। दिया गया है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी के बारे में यहाँ पर कौन सा तथ्य दोस्तों सही होगा इन चारों तथ्यों में से। आइए देखते हैं नीलगिरी पर्वतमाला के बारे में। देख रखा है यह पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाट का हिस्सा है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो नीलगिरी पर्वत पड़ता है, नीलगिरी पर्वत यहाँ, यह बिल्कुल सही बात है, यह पूर्वी व पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाट का हिस्सा है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए हमारा यानी जो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा दोस्तों। यहाँ पर देख रखा है यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं, नीलगिरी पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, एक ब्लॉक पर्वत का यहाँ पर उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च शिखर हमें अनामुड़ी दिखाई पड़ता है, गलत। यानी जो नीलगिरी पर्वत होता है इसकी सर्वोच्च चोटी होती है दोस्तों, इसकी सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी हम लोगों को टोडा बेटा दिखाई पड़ती है, टोडा बेटा होगी, यहाँ पर अनामुड़ी नहीं होगी, इसलिए यह गलत होगा। यहाँ पर मैग्रोवन पाए जाते हैं दोस्तों, गलत, यहाँ पर मैग्रोवन नहीं पाए जाते दोस्तों। यदि हम लोग मैग्रोवन के बारे में बात करते हैं, मैग्रोवन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, भारत में यदि हम लोग सर्वाधिक मैग्रोवन के बारे में यदि हम लोग यहाँ पर बात होगी तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक भारत मैग्रोवन पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। द्वितीय नंबर पर हम लोगों को गुजरात में दिखाई पड़ते हैं मैग्रोवन। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर पड़ते हैं भारत में अंडमान व निकोबार द्वीप पर, अंडमान व निकोबार द्वीप पर दोस्तों हमारे पास में मैग्रोवन हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन था कि नीलगिरी पर्वतमाला दोस्तों पूर्वी व पश्चिमी दोनों घाट का दोस्तों यहाँ पर हिस्सा पड़ती है दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न और भी आ सकता है, यदि पूछेगा एग्जामिनर की जो नीलगिरी पर्वतमाला है, नीलगिरी पर्वतमाला पर, इसी पर्वतमाला पर किस प्रकार के हमें वन के प्रकार दोस्तों दिखाई पड़ते हैं। यदि यह प्रश्न यदि आप लोगों से बनता है तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर शीतोष्ण प्रकार के वन हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या है दोस्तों सवाल, लाल चंदन के लिए भारत का कौन सा दोस्तों भाग प्रसिद्ध है। केवल लाल चंदन के बारे में पूछा गया है, पूर्वी भाग होगा, पश्चिमी भाग होगा, उत्तरी भाग होगा या फिर दक्षिणी भाग होगा। जी दोस्तों कौन सा इसमें से भारत कौन सा लाल चंदन के लिए पड़ता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी यानी दक्षिण। दोस्तों यहाँ पर लाल चंदन लेके रखा है, लाल चंदन, और लाल चंदन का आप लोगों को वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए कि लाल चंदन का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, यह आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा पेंट्रोकार्पस, पेंट्रोकार्पस सेंट्रेलिनस, लिनस, यह दोस्तों लाल चंदन का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये कौन है भाई साहब, अच्छा आप हो, इसको लगाया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। आपको बताना है दिए गए यहाँ पर कौन सा इन 4 ऑप्शनों में से सही माना जाएगा। दोस्तों ये बेसिकली आपने रिवर सिस्टम पढ़ा होगा और रिवर सिस्टम में आप लोगों ने यह संगम जरूर पढ़ के रखा होगा। यहाँ पर देख के रखा है, इसमें से कौन सा कथन आपको बताना सही है। तो उसमें से पहला ही सही होगा, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी संगम को ही क्या कहा जाता है, देवप्रिया कहा जाता है। देखिए भारत का एक राज्य पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है उत्तराखंड। यहाँ पर हमारे पास में एक गंगोत्री ग्लेशियर देखने को मिलता है और यही गंगोत्री ग्लेशियर से एक धारा यहाँ से निकलती दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों भागीरथी नदी, भागीरथी नदी दोस्तों। और यहीं पर उत्तराखंड राज्य में एक संतोपद ग्लेशियर दिखाई पड़ता है। इसी संतोपद ग्लेशियर से दोस्तों एक रिवर का ओरिजिन होता है और इस रिवर का नाम है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए, अलकनंदा। अलकनंदा दोस्तों इस रिवर का नाम पड़ता है, इतना याद होना। ये संगम आप लोगों को दोस्तों याद होना चाहिए। देखिए यहां से एक और रिवर का ओरिजिन होगा और यह वह रिवर इस अलकनंदा रिवर में जाके मिलेगी, जिसके संगम को हम लोग दोस्तों विष्णु प्रयाग हम लोग नाम देते हैं। और इस रिवर का नाम है दोस्तों, यह जो रिवर पड़ती है दोस्तों, इस रिवर का नाम है धौली गंगा, धौली गंगा, इस रिवर का नाम पड़ता है धौली गंगा। एक और रिवर आकर यहीं पर अलकनंदा रिवर के अंदर आकर मिलती है और इसका नाम है दोस्तों नंदाकिनी,
नंदाकिनी रिवर मिलती है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर नंद प्रयाग पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों? नंद प्रयाग पड़ता है। यहाँ पर एक और नदी की प्रवाह धारा यहाँ पर फिर से यही रिवर के अंदर आकर मिलती है, अलकनंदा रिवर के, जिसका नाम है दोस्तों पिंडर नदी। कौन सी नदी दोस्तों? पिंडर नदी, जिसके कारण यहाँ पर दोस्तों कर्ण प्रयाग पड़ता है, कर्ण प्रयाग पड़ता है। परंतु दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ पर दे के रखा है, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का जहां पर संगम होता है दोस्तों, जहां पर हम लोग, जिसे हम लोग दोस्तों देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जब यह दोनों सरिताएं यहाँ पर आके मिलती है, यहाँ पर यह दोनों सरिताएं पुनः जब आगे बढ़ती तो यह हरिद्वार में दोस्तों प्रवेश करती है। जब यह यहाँ पर हरिद्वार में प्रवेश करती है और यहीं पर इन दोनों संयुक्त धाराओं का नाम दोस्तों गंगा पड़ता है। क्या पड़ेगा दोस्तों? गंगा। और यह रिवर दोस्तों जब यूपी राज्य में प्रवेश करती है तो जिस जगह से प्रवेश करेगी उसका नाम है दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर यानी गढ़मुक्तेश्वर नामक जगह से गंगा रिवर दोस्तों यूपी राज्य में दोस्तों प्रवेश करती है। तो यह सारे संगम आप लोगों को याद है, एक संगम बच चुका है। यहाँ पर एक और रिवर है मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर भी दोस्तों यही अलकनंदा रिवर के अंदर यहाँ पर मिल जाती है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर रुद्र प्रयाग पड़ता है। कौन सा जो प्रयाग पड़ेगा दोस्तों? रुद्र प्रयाग। यह आप लोगों को याद होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 6 की ओर। आप लोगों को जैसा दोस्तों दे के रखा है यहाँ पर मंगला भाग्यम और यहाँ पर दे के रखा है दोस्तों ऐश्वर्य, यह क्या है आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों को पहले से याद होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों ये भारत के पेट्रोलियम कुएं हैं। अब ये भारत के पेट्रोलियम कुएं हैं दोस्तों। हाल ही में ओएनजीसी के द्वारा राजस्थान में इन तेल के कुओं की दोस्तों खोज की गई है। कुछ प्रमुख रूप से दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों एक नुमानीगढ़ एक दोस्तों एक तेल शोधशाला है। तेल शोधशाला के बारे में आपको याद होना चाहिए। ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों ये आता है तेल की शोधशालाओं जो के बारे में। नुमानीगढ़ तेल शोधशाला दोस्तों किस राज्य में पड़ती है? तो जवाब होगा असम। असम राज्य में दोस्तों यह पड़ती है। फिर इसके बाद में बोगाई गांव तेल शोधशाला भी दोस्तों कहां पर पड़ती है? असम राज्य में पड़ती है। और यहाँ पर प्रमुख रूप से पारादीप तेल शोधशाला के बारे में यदि आपसे पूछेगा यह किस राज्य में पड़ती है दोस्तों? यह उड़ीसा राज्य में हमें दिखाई पड़ती है। दोस्तों यह तीनों जो हमें प्राप्त हुए मंगला भाग्यम करके दोस्तों, यह तीनों ही पेट्रोलियम कुएं हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग रुक करते हैं। चलिए हम लोगों को देख के रखा है कि देवमाली कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा गया है देवमाली के बारे में। ज्योग्राफी में आप लोगों ने यहाँ पर एक स्टेट पड़ता है, इसका नाम है दोस्तों उड़ीसा। और यहीं पर उड़ीसा की जो सबसे ऊंची चोटी पड़ती है उसका नाम है दोस्तों देवमाली। आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों को याद होना, जिसका नाम है अरमाकोंडा। यहाँ पर अरमाकोंडा के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर केवल एक स्टेट हमारे पास में, मैं केवल मध्य प्रदेश के बारे में बात करूंगा, जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक हमारे पास में धूपगढ़ है दोस्तों। धूपगढ़ के बारे में याद होना चाहिए। तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक आप लोगों को याद होना चाहिए टोडा बेटा के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान की सबसे हाईएस्ट पीक जिसका नाम है दोस्तों गुरु शिखर पड़ेगी, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की सबसे हाईएस्ट चोटी, महाराष्ट्र राज्य की सबसे हमें सर्वोच्च शिखर यहाँ पर देखने को मिलता है कलसुबाई करके दोस्तों, यह चोटी महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। तो दोस्तों इन सभी चोटियों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। देख रखा था देवमाली कहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, तो जवाब होगा देवमाली सबसे चोटी दोस्तों उड़ीसा राज्य की। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। देख रखा है कि निम्न में से कौन सी एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो कि भूटान के रास्ते से होकर दोस्तों बहती। प्रश्न क्रमांक है कि वह नदी आपको बताना है कि जो कि भूटान के रास्ते से भारत में प्रवेश करेगी और वह ब्रह्मपुत्र रिवर की दोस्तों सहायक नदी है, यह आपको बताना है। इसका जवाब होगा दोस्तों वांगचू नदी। जी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वांगचू नदी के बारे में।
दोस्तों आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, ब्रह्मपुत्र की कुछ प्रमुख सहायक रिवर के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कामेग रिवर है दोस्तों, कामेग रिवर, एक रिवर पड़ती है, एक नदी पड़ती है, इसका नाम है दोस्तों लोहित नदी। एक रिवर पड़ती है दोस्तों मानस नदी दोस्तों। एक पड़ती है धनझीरी नदी दोस्तों। कौन सी रिवर पड़ेगी? धनझीरी रिवर। और दोस्तों एक पड़ेगी यहाँ पर सुबन सुबन झीरी नदी दोस्तों, सुबन झीरी नदी। यह प्रमुख दोस्त ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदियां हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलती है। यहाँ पर सुबन झीरी रिवर के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। सुबन झीरी सबसे बड़ी सहायक पड़ती है ब्रह्मपुत्र की, सबसे बड़ी सहायक। यदि आपसे पूछेगा सबसे बड़ी सहायक कौन सी है ब्रह्मपुत्र नदी की, तो जवाब होगा दोस्तों सुबन झीरी नदी। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देख रखा है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र के संबंध में आपको दिए गए तथ्यों पर दोस्तों यहाँ पर विचार करना है। आपको 3 तथ्य महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर एग्जामिनर ने दिए हैं। देखिए पहला है कि यहाँ पर टर्शरी युग की क्या कोयला भंडार है? दोस्तों गलत होगा, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में, यहाँ पर पठार में टर्शरी नहीं दोस्तों, गोंडवाना दोस्तों युग के हमें क्या देखने को मिलते हैं? कोयला भंडार देखने को मिलते हैं। और यदि हम लोग पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में भी कहीं ना कहीं हमें 98% भाग पर हमें गोंडवाना युग के हमें कोल देखने को मिलते हैं। केवल टर्शरी युग के दोस्तों, केवल टर्शरी युग के हमें केवल 2% भारत में कोयला भंडार देखने को दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं। यदि हम छोटा नागपुर के पठार की और बात करेंगे, क्या ये पठारी क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य दोस्तों, क्योंकि छोटा नागपुर के प्लेटू को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। नो डाउट यह होगा। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठारी के क्षेत्र की प्रमुख नदी है। जी दोस्तों ये भी बिल्कुल होगा। छोटा नागपुर के पठार की जो मुख्य नदी है उसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। यदि यहाँ पर हम लोग ये भी बात करेंगे दोस्तों, यही छोटा नागपुर के पठार में यदि हम लोग बात करेंगे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी छोटा नागपुर के पठार की, इसका नाम है दोस्तों पारसनाथ। पारसनाथ के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कि छोटा नागपुर के प्लेटू की सबसे हाईएस्ट पीक पड़ती है दोस्तों। यहीं पर छोटा नागपुर के प्लेटू के अंतर्गत हमारे पास में हजारीबाग यह एक पठार पड़ता है। तो यह एक प्लेटू है, यह प्लेटू किस पठार का मुख्य रूप से भाग है? तो जवाब होगा छोटा नागपुर के प्लेटू का दोस्तों। यह क्या होगा दोस्तों? भाग होगा। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को देखे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? आपसे ग्रामीण जनसंख्या के बारे में यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है। दोस्तों 2011 की सेंसस के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों यूपी में पड़ती है, यानी यूपी इसका राइट आंसर होगा। यदि मैं पूछूंगा सबसे कम ग्रामीण संख्या किस राज्य की होगा, दोस्तों जवाब हो जाएगा सिक्किम। जवाब होगा सिक्किम होगा। यहाँ पर भारत में यदि हम लोग जनगणना का प्रारंभ वर्ष देखेंगे, तो आपको पता होगा कि भारत में 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना की दोस्तों शुरुआत होती है। और यहीं पर भारत में 1881 में भारत में रिपन के समयकाल में दोस्तों व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत होती। हमारे पास में 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था दोस्तों? स्लोगन यानी इसका नारा हम लोगों ने क्या रखा था दोस्तों? जो हमारे पास में नारा था जिसका नाम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और दोस्तों जो यहाँ पर 2011 की जनगणना हुई थी वह भारत की 15वीं जनगणना हुई थी, 15वीं जनगणना। लेकिन स्वतंत्र भारत की दोस्तों यह 7वीं जनगणना थी दोस्तों। कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना के बारे में कुछ और भी बिंदुओं पर हमें याद होना चाहिए कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?
तो आप लोगों को याद होना चाहिए 68.84% हमारे पास में ग्रामीण जनसंख्या का दोस्तों प्रतिशत हमारे पास में है। और यदि हम लोग बात करते हैं कि शहरी जनसंख्या का दोस्तों प्रतिशत के बारे में यदि हमसे पूछेगा तो हम बताएंगे दोस्तों यहाँ पर 31.16% दोस्तों हमें ग्रामीण जनसंख्या का दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत दिखाई पड़ता है। आइए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। आप लोगों को देखकर रखा है कि वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। 4 ऑप्शन दे के रखे हैं आप लोगों को, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा के बारे में आप लोगों को दे के रखा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वैकल्पिक जितने भी ऑप्शन हमें ऊर्जा के दे के रखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा संग्रहगार होगा दोस्तों सौर ऊर्जा। बहुत बेसिक सवाल था दोस्तों। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देख रखा है जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र दोस्तों जिस पर चीन का अधिकार है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नो डाउट आप सबको पता होगा, उसे कहा जाता है अक्साई चीन दोस्तों। क्या कहा जाता है? अक्साई दोस्तों चीन कहा जाता है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख के रखा है सरवती। दोस्तों सरवती नहीं होगा, यहाँ पर यह शरावती होगा। शरावती जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है दोस्तों? आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी शरावती जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है? दोस्तों यहाँ पर याद होना चाहिए आप लोगों को, महाराष्ट्र ऑप्शन दे के रखा है, तो महाराष्ट्र में आपको पता होना चाहिए एक कोयना परियोजना हमें दिखाई पड़ती है। एक गिरना परियोजना के बारे में याद होना चाहिए, गिरना परियोजना के बारे में, एक पूर्णा परियोजना के बारे में याद होना चाहिए। यह तीनों दोस्तों दरअसल महत्वपूर्ण परियोजना पड़ती दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की। दोस्तों यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश देके रखा है और यहाँ पर मुख्य रूप से हमें एक चंबल घाटी परियोजना देखने को मिलती है। चंबल घाटी परियोजना देखने को मिलती है। और दोस्तों यही चंबल घाटी पर ये परियोजना में 3 बड़े बांध यहाँ पर दोस्तों बनाए गए हैं। पहला आप लोग जानते हैं जिसका नाम है दोस्तों गांधी सागर बांध। दूसरा पड़ेगा दोस्तों जवाहर सागर बांध। और दोस्तों एक पड़ेगा राणा प्रताप सागर बांध। यह तीनों आप लोगों को दोस्तों चंबल घाटी यहाँ पर परियोजना के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से क्या रेगुर मिट्टी कहा जाता है? नो डाउट आप सब लोगों को याद होगा कि हम लोग ब्लैक सोइल को, काली मृदा को हम लोग दरअसल रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देख के रखा है कि क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी का अनिवार्य रूप से क्या यह परिपक्व मिट्टी है दोस्तों? नो डाउट यह भी सही होगा, क्योंकि ब्लैक सोइल, काली मृदा दोस्तों एक परिपक्व मिट्टी मानी जाती है। यहाँ पर है कि यह अत्यधिक संवेदनशील है, यह नमी के प्रति। क्या दोस्तों जो काली मिट्टी है, क्या काली मिट्टी के अंदर पानी के सोखने की क्षमता दोस्तों सर्वाधिक है? बिल्कुल सही होगा कि ब्लैक सोइल के अंदर दोस्तों जो पानी को सोखने की क्षमता होती दोस्तों वह सभी मिट्टियों में सबसे ज्यादा होती है। काली मिट्टी यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, यह गलत होगा। जो काली मृदा होती है, जो काली मिट्टी होती है दोस्तों, यह दरअसल दक्कन के पठार और दक्कन के प्लेटू में मुख्य रूप से पाई जाती है। जिससे दोस्तों यह दक्कन का प्लेटू पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में काली मृदा दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है। आप लोगों को याद होना चाहिए महाराष्ट्र। यदि हम लोग सेकंड नंबर पर काली मृदा को यहाँ पर देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश में दूसरे पायदान पर सर्वाधिक पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए कि बेसाल्ट चट्टानों के कारण दोस्तों, जब बेसाल्ट चट्टानों के कारण दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का यहाँ पर दोस्तों निर्माण होता है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इतना याद होना चाहिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर झीलें दे के रखी है और आप लोगों को उनके बारे में याद होना चाहिएगा कि आप लोगों को सही मिलान करना है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि चिल्का झील किस राज्य की महत्वपूर्ण झील है दोस्तों? जवाब हो जाएगा उड़ीसा। सांबर झील आप लोग जानते हैं राजस्थान की हो जाएगी। वुलर झील दोस्तों कहाँ की हो जाएगी? इस राज्य की। और पुलिकट झील दोस्तों कहाँ की होगी दोस्तों? तमिलनाडु की। यह झील आप लोगों को याद होगी दोस्तों सभी को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या देख रखा है हम लोगों को? देख रखा है यहाँ पर अनामुड़ी चोटी कहाँ पर स्थित है? अनामुड़ी दोस्तों कहाँ पर चोटी?
दोस्तों यहाँ पर इस रिवर के बारे में, अनाईमुड़ी के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। अनाईमुड़ी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे यहाँ पर ऊंची चोटी दोस्तों यह पड़ती है। इसके बाद में एक चोटी पड़ती है जो सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की यानी दक्षिण भारत की, जिसका नाम है दोस्तों टोडा बेटा। क्या नाम है दोस्तों? टोडा बेटा। और टोडा बेटा के बारे में हम लोग यहाँ पर पहले से ही दोस्तों पढ़ चुके हैं कि यह दोस्तों नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वतमाला की दोस्तों यह सबसे ऊंची चोटी दोस्तों पड़ती है। यह सवाल यह पूछा है कि यह चोटी कहां पर स्थित है, तो जवाब होगा दोस्तों यह सह्याद्री पर्वतमाला का दोस्तों भाग पड़ती है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दे के रखा है कि काली मिर्ची और यहाँ पर इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? नो डाउट आप लोग जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर और दक्षिण भारत को दोस्तों विभाजित करती है? यहां पर देख के रखा है दोस्तों जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को का विभाजन करती है। दक्षिण भारत के बीच में दोस्तों इसी पर्वतमाला का नाम है दोस्तों, जवाब हो जाएगा विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला दोस्तों यहाँ पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दोस्तों मध्य में पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर सिंधु गंगा के जो मैदान होते हैं दोस्तों, और यहाँ पर दक्कन के जो प्लेट्यू होता है, इन दोनों सिंधु गंगा के जो मैदान है दोस्तों और दक्कन के पठार को यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला दोस्तों अलग करती है? तो यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला दोस्तों? सतपुड़ा पर्वतमाला। और यहाँ पर आप लोगों को यह भी याद होना चाहिए, यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला और दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला यह दोनों ही पर्वतमाला दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत आप लोगों को याद होना चाहिए कि यह दोनों ही ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से हिमालय दिया गया है जो कि दोस्तों एक वलित पर्वत का उदाहरण है। एक वलित पर्वत का यह हमें उदाहरण दिखाई पड़ता है। समझ में दोस्तों आप सभी को आ रहा होगा। आइए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो दे के रखा है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। भारत के पश्चिम बंगाल में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हम लोगों को मैंग्रोव वन दिखाई पड़ते हैं। हमें सेकंड पायदान पर हमारे पास एक और स्टेट पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों गुजरात, और थर्ड नंबर पर हमारे पास में अंडमान और निकोबार का नाम आता है। अंडमान व निकोबार के बारे में दोस्तों नाम आता है। तो यह तीन प्रमुख दोस्तों हमारे पास में राज्य क्षेत्र हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं जहां पर दोस्तों मैंग्रोव वन की हमें प्रधानता दिखाई पड़ती है। आइए हम लोग हमारे क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अब देखिए अंतिम प्रश्न हमारे पास में देके रखा है दोस्तों, यहाँ पर देके रखा है चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी और जंतु के लिए प्रसिद्ध है? यह पक्षी या दोस्तों जंतु के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजहंस। दोस्तों राजहंस पक्षी के कारण दोस्तों चिल्का लेक फेमस है। चिल्का जो दोस्तों झील है यह प्रसिद्ध है दोस्तों। आप लोगों को सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। और ये जो चिल्का झील है दोस्तों, इसी चिल्का झील को दोस्तों यहाँ पर 1981 में दोस्तों रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया था। रामसर यहाँ पर दोस्तों साइट के अंदर इसको शामिल किया था। और हम वर्तमान समय में देखिए, वर्तमान में दोस्तों मई 2024 तक भारत में कुल 42 दोस्तों रामसर साइट में दोस्तों भारत के टोटल 82 वैसे स्थल है जो दोस्तों रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर होगी दोस्तों। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।